की ये आंदोलन था और उन्हीं की ये प्रेरणा थी कि आज इस सभागार में 50% से ज़्यादा फातिमा शेख हैं और सावित्रीबाई फुले हैं। जो उन्होंने समाज के लिए काम किया है, उसने देश को आगे बढ़ाया है, हम सबको गौरवान्वित किया है और हम सबको इस काबिल बनाया है कि हम मतभेद ना करें लड़के और लड़कियों में, एक साथ शिक्षा लें और आज हम इस स्तर पर पहुंच गए हैं। तो आज मैं देख रहा था कि आज के लिस्ट में हमारी 30 ऐसी यहाँ पे लेडीज हैं जो एक सम्मान ग्रहण करेंगी, तो उन सबको मैं बधाई देता हूँ और ये कहता हूँ कि हम सबको अपने लिए तो काम करना ही है, लेकिन ऐसा काम जरूर करना है जिससे हम जो दूसरे हमारे दुबे कुचले लोग हैं, जिनको कुछ बहुत सारी कठिनाइयां हैं शिक्षा ग्रहण करने में या अपना जीवन यापन करने में, हम उनके लिए कुछ न कुछ काम करें और माँ सावित्री जी से और फातिमा जी से प्रेरणा लें कि हम केवल अपने लिए काम न करें, सोसाइटी के लिए भी कुछ काम करके जाएं और दूसरे के लिए काम करके लिए आए। क्योंकि ये कहा जाता है कि अपने लिए तो सब काम करते हैं, लेकिन अच्छा आदमी या अच्छा व्यक्ति वही है, अच्छी लेडीज या अच्छा जेंट्स वही है जो दूसरों के लिए भी सोचे, दूसरों के लिए कुछ काम करे। तो काटजू जी, हम लोग के बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जो पेश किए हैं काटजू साहब ने, जिनकी हम अक्सर दोहराते रहते हैं, रिसाइट करते हैं। मचासीन डॉक्टर टी.आर. नावल जी, एक्स डिस्ट्रिक्ट जज, नरेंद्र जी प्रेजेंट में ITBP में DIG हैं, हमारे साथी सीनियर एडवोकेट T.S. वरुण जी और उनके सभी सहयोगी, सभागार में उपस्थित लेडीज एंड जेंटलमैन। ये जैसे इनविटेशन मिला, मुझे एक सब्जेक्ट बहुत अच्छा मिला, क्रिएटिव फाउंडेशन। मैंने इसको टेकअप किया है और टेकअप करने के बाद में मैं समझता हूँ काइंड ऑफ अवेयरनेस प्रोग्राम। हम सब देखते हैं, सुनते हैं बहुत सारी चीज़ें, फिर भी उनके बारे में पूरी बात नहीं जान पाते। जो लोग पहले आ गए थे उन्होंने गौतम जी को सुना होगा, बहुत ही माता सावित्रीबाई फुले ने जो कदम बढ़ाए आगे और समाज में एक अलग किस्म की चेतना जगाई। 9-10 साल की उम्र में 1831 में पैदा हुए और स्कूल था, उन्होंने कितना अत्याचार इंडियंस के ऊपर कर रखा था और पढ़ाई लिखाई की कोई बात ही नहीं थी। कास्ट, अपर कास्ट ने इतना सो कॉल्ड लोअर कास्ट को इतना दबा रखा था कि उनको किसी प्रकार की पाया है। तो उस समय क्या कल्पना करिए, आप सब शिक्षित वर्ग से हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, विचारक हैं, समझते होंगे कि जो 1800 की सेंचुरी तो 19th हो गई उस समय, लेकिन क्या उस समय पढ़ने लिखने की कोई सुविधा थी महिलाओं को? ऐसे में अगर माता सावित्रीबाई फुले पाया है, तो उस समय क्या कल्पना करिए, आप सब शिक्षित वर्ग से हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, विचारक हैं, समझते होंगे कि जो 1800 की सेंचुरी तो 19th हो गई उस समय, लेकिन क्या उस समय पढ़ने लिखने की कोई सुविधा थी महिलाओं को? ऐसे में अगर माता सावित्रीबाई फुले पाया है, तो उस समय क्या कल्पना करिए, आप सब शिक्षित वर्ग से हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, विचारक हैं, समझते होंगे कि जो 1800 की सेंचुरी तो 19th हो गई उस समय, लेकिन क्या उस समय पढ़ने लिखने की कोई सुविधा थी महिलाओं को? ऐसे में अगर माता सावित्रीबाई फुले, फातिमा शेख
वो भी एक मॉडल एग्जाम्पल है, मॉडल है लेडीज को आगे बढ़ाने के लिए, जिसमें इन दोनों का जब साथ मिल गया तो 1 और 1 11 हो गए और बहुत ही नई ऊर्जा के साथ में इन लोगों ने काम किया और काम करने के बाद में कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। सबसे बड़ी बात ये, पीछे मुड़ के नहीं देखा। हमारा यही है, इससे यही सबक मिलता है कि हौसला कभी हारना नहीं चाहिए, अच्छे से सिद्धांत बनाएं, अच्छा जो है गोल प्रतिष्ठित करें और उस गोल को अचीव करने के लिए काम करते रहें। उन्होंने अपने समय में किया, आज हम उनको सम्मान देने के लिए यहाँ सब एकत्रित हैं। क्रिएटिव फाउंडेशन का हम सबको शुक्रगुजार होना चाहिए कि इस ऑर्गेनाइजेशन एनजीओ ने बहुत अच्छा सब्जेक्ट लेके आप सबके सामने पेश किया है। और जिन्होंने नहीं पढ़ा है, मैं ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगा, क्योंकि जनरली होता क्या है कि SC बैकवर्ड माइनॉरिटी वाले तो इनको पढ़ लेते हैं, अपर क्लास आज भी हेजिटेट करती है। ये जो है पता नहीं क्यों ऐसा है, हम सबके बारे में पढ़ते हैं, चाहे अपर क्लास हो लोअर क्लास हो, जो जिसने समाज के लिए काम किया, जो समाज के लिए एक एग्जाम्पल सेट करके गए हैं और अभी भी कर रहे हैं, हम उनको पढ़ते हैं। कभी नहीं देखते कि कहते हैं महात्मा गांधी जी की क्या जाति थी, हम कभी नहीं देखते कि वो जो और भी काम करने वाले नीचे, लेकिन बाबा साहब की जाति थी देखी जाती है क्योंकि वो लोअर कास्ट के थे। बाबा साहब की जाति देखी गई, और भी ऐसे उदाहरण है, एग्जाम्पल्स है। इसीलिए ज्योतिबा राव फूले या माता सावित्रीबाई फूले माली परिवार से होते हुए, And after that, he got the re-employment in Dr. Ambedkar Foundation to translation all the work of the writing and speeches of Baba Saheb B.R. Ambedkar in 9 regional languages. That was a very great honor for him. And I learned so many things about these, many things about the social aspect and the religious aspect. अच्छा लगता है कि हमने उन चीज़ों को सीखा है और उन्हीं दिनों में सावित्रीबाई फूले को बहुत अच्छे तरीके से समझने की कोशिश की और 2020 में एक छोटी सी किताब लिखी सावित्रीबाई फूले के ऊपर। मकसद सिर्फ ये था कि उनको किस तरीके से हम ग्रामीण क्षेत्र तक लेके जाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अभी तक एक कोशिश रही 30 साल की सर्विस के अंदर कि किस तरीके से हम अपने महापुरुषों को, जब तक हम रूरल एरियाज़ के अंदर इसको हम प्रोपेगेट नहीं करेंगे, वहाँ पर हम चीज़ों को डेलीब्रेट नहीं करेंगे, तो हम उस मकाम तक नहीं पहुँच पाएंगे जहाँ तक हमें पहुँचना चाहिए। मेट्रो सिटीज़ के अंदर, आपकी मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं, वहाँ तक तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन हमारे देश के जो मैक्सिमम लोग हैं वो अभी भी रूरल एरिया और सेमी अर्बन एरिया में रहते हैं, जहाँ पर अभी तक हम अपने लोगों को, अपनी विचारधारा को वहाँ तक नहीं पहुँचा पाते हैं। सावित्रीबाई फूले ने जो काम किया फातिमा शेख के साथ, एक छोटी सी किताब थी जिसकी कुछ कॉपियाँ हमने दी वहाँ पर। उसके साथ आप जुडिशरी से हैं तो प्रिवेंशन ऑफ एट्रॉसिटी एक्ट के ऊपर SC/ST का हमारे लोग नहीं जानते हैं जो रूरल एरियाज़ के अंदर है, तो उसको एक सरल भाषा में किस तरीके से हम, कौन से एक्ट हैं, कौन से सेक्शंस हैं कि जिसको हम वहाँ दे सकते हैं, क्या कॉम्पनसेशन मिलता है, अपने लोगों को वहाँ पर एजुकेट करना बहुत ज़रूरी है। वर्मा साहब ने बहुत अच्छी बात बोली है कि एजुकेट का मतलब जो एक फॉर्मल एजुकेशन LLB होना या IPS होना या DIG बनना, इट्स ए फॉर्मल, टोटली फॉर्मल। इससे ज़रूरी नहीं है कि हम शिक्षित हो गए, एजुकेट हो गए। बाबा साहब ने 1942 की स्पीच में बोला था ये कि जब तक हम अपने आप को एजुकेट नहीं करेंगे सोशली, कल्चरली, रिलीजियसली, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, तब तक हम अपने आप को एजुकेट नहीं मान सकते हैं। तो जब तक हम इन चीज़ों में अपने आप को एजुकेट नहीं करेंगे तो वही नुकसान होगा कि एक अनुसूचित जाति का व्यक्ति IPS तो बन जाता है, लेकिन वो बाबा साहब को धन्यवाद न करके कहीं और धन्यवाद देने चला जाता है। वो अभी भी इलिटरेट है वो व्यक्ति, क्योंकि वो अभी तक एजुकेट नहीं हुआ है।
तो ये चीज़ों को हमें समझना जरूरी है। हम की वाइफ थी मुमताज महल, जो जिस पे ताजमहल बनाया गया, शी डाइड गिविंग बर्थ टू अ 14th चाइल्ड। हर औरत को उस जमाने, आपकी जो दादियाँ परदादियाँ होती हैं, सबके 15-20 बच्चे होते थे, क्योंकि बचपन से शादी हो जाती थी और सेक्स इज नेचुरल, तो बच्चे हर साल बच्चा हो जाता था, मगर ज्यादातर मर जाते थे बिकॉज मेडिकल साइंस वाज नॉट एडवांस्ड। एंड वो मैंने बताया ना कि जो फ्यूडल सोसाइटी होती, सामंती समाज, उसमें मेन पेशा तो होता है खेती, और खेती में बड़ी मेहनत, फिजिकल स्ट्रेंथ चाहिए, एंड मेन बीइंग फिजिकली स्ट्रॉन्गर एंड ऑल्सो कि मैन डूइंग सवेरे से उठ के आपको 4 बजे सवेरे जाके बड़ा मेहनत से आपको हल चलाना है, फिजिकल स्ट्रेंथ चाहिए, औरतों में इतनी नहीं होती है कंपेयर टू मेन, एंड मच ऑफ द टाइम दे वर प्रेग्नेंट। तो women were doing the indoor work की खाना पकाना, सफाई, घर की सफाई, बच्चों का देखभाल, ये सब औरतें करती थी। There was this division of labor in feudal society, and because feudal society was based on physical strength and men being physically stronger on an average than women, so men were regarded superior to women in feudal society. और जैसे लड़ाइयाँ होती थी उस ज़माने में, ये आजकल ये जेट एयरक्राफ्ट से नहीं होती थी, उस ज़माने में होते थे घोड़े पे या पैदल, तलवार और भाले से लड़ते थे, उसमें बड़ा फिजिकल स्ट्रेंथ चाहिए, औरतों में इतना होता नहीं है, तो लड़ाइयाँ सिर्फ मर्द लोग लड़ते थे, औरतें नहीं लड़ती थी। अब देखिए ये सिचुएशन बिल्कुल बदल गई आफ्टर द कमिंग ऑफ द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। Industrial society is not based on physical strength, but it is based on mental skills, on technical skills. जैसे एक कंप्यूटर चलाना है, उसमें आपको फिजिकल स्ट्रेंथ नहीं चाहिए, कुछ बटन दबाइए वो चलेगा। एंड IQ टेस्ट इन साइकोलॉजी, अगर आप लोग किसी ने साइकोलॉजी पढ़ी हो या किताब कोई सी उठा लीजिए, आप गूगल में देख लीजिएगा, IQ टेस्ट इन साइकोलॉजी हैव शोन कि द इंटेलिजेंस ऑफ एन एवरेज वुमन is exactly the same as an average man, 100 दोनों की होती है, आप अभी भी देख सकते हैं, you can see right now। तो यानी इंटेलिजेंस औरतों की कम नहीं होती एज कम्पेयर टू मैन, ये साइकोलॉजी ने प्रूव किया, साइकोलॉजी इज साइंस, आप कोई किताब उठा के देख लीजिए। तो जब आपका इंटेलिजेंस कम नहीं है मर्दों से, एंड मॉडर्न सोसाइटी, इंडस्ट्रियल सोसाइटी इज बेस्ड ऑन मेंटल स्ट्रेंथ, नॉट फिजिकल स्ट्रेंथ, तो इट लॉजिकली फॉलोज दैट women should be given equality to men। अब समझ में आया आप लोगों को बात? और जहाँ जहाँ मौका, देखिए पहले औरतों को एजुकेशन नहीं दी जाती थी, इन फ्यूडल टाइम दे वर नॉट गिवन एजुकेशन, तो जो उनका पोटेंशियल था इट कुड नॉट कम आउट। मगर जहाँ जहाँ अपॉर्चुनिटी मिली, जैसे फॉर एग्जांपल ये Madam Curie was the first person in the world to win 2 Nobel prizes। एक भी नोबेल प्राइज पाना बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है। मैडम क्यूरी ने पहली नोबेल प्राइज पाई फिजिक्स में एंड सेकंड इन केमिस्ट्री, 2। आज तक शायद दुनिया में only 4 people have got 2 Nobel prizes, वो भी एक किसी साइंटिफिक फील्ड में और एक पीस प्राइज या इस तरह की, दोनों साइंटिफिक फील्ड में नहीं। आई थिंक शी इज द ओनली person in the world who got 2 Nobel prizes for her discovery of radium and other things। और जहाँ तक रूलर्स हुए हैं, क्वीन एलिजाबेथ द फर्स्ट ऑफ इंग्लैंड या एम्प्रेस कैथरीन द ग्रेट ऑफ रशिया प्रूव टू बी वेरी केपेबल रूलर्स। राइटिंग में आपने पढ़ा होगा, अगर इंग्लिश लिटरेचर का आइडिया है, ब्रॉन्टे सिस्टर्स थी, और अमेरिका में मार्गरेट मिचेल जिसने गॉन विद द विंड लिखी। जहाँ जहाँ अपॉर्चुनिटीज मिली औरतों को, दे प्रूव टू बी इक्वल टू मेन, बट बिकॉज दे वर डिप्राइव्ड ऑफ अपॉर्चुनिटीज, इसलिए दे कुड नॉट कम अप। एंड इवन टुडे हमारी सोसाइटी भी जो है, कहने को तो आपने आर्टिकल 15 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दिया कि इक्वालिटी दे दी वेमेन को, बट देखिए कॉन्स्टिट्यूशन इज अ पीस ऑफ पेपर, इट मीन नथिंग अंटिल इट इज इम्प्लीमेंटेड। कॉन्स्टिट्यूशन में आप कुछ भी लिख जाइए, अब लिख दीजिए कि हिंदुस्तान में दूध और शहद की नदियां बह रही, तो क्या बहने लगेंगी संविधान में लिखने से? ग्राउंड रियलिटी कुछ और है। ग्राउंड रियलिटी आज भी बड़ा डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट विमेन है, और यानी
फीमेल फीटिसाइड पहले बहुत होता था, यानी बच्चा पैदा हुआ अगर वो फीमेल चाइल्ड है तो कई जगह पंजाब और सम पार्ट्स अदर स्टेट में उसको मार डालते थे बच्चे को। इट्स कॉल्ड फीमेल फीटिसाइड। तो एक लॉ बनाना पड़ा, वो उस लॉ पार्लियामेंट मेड द लॉ, क्या था उसका नाम, प्री कंसेप्शन एंड प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स है, यानी बाय अल्ट्रासाउंड मशीन यू कैन नॉट फाइंड आउट द सेक्स ऑफ द चाइल्ड इन हर मदर्स वूम। अमेरिका में कर सकते हैं, मेरी बेटी अमेरिका में रहती है तो वहाँ इट इज अलाउड, यू कैन फाइंड आउट द सेक्स ऑफ द चाइल्ड बिफोर द चाइल्ड इज बोर्न, बट हियर इट वाज मेड अ क्रिमिनल ऑफेंस इन 1994 बाय पार्लियामेंट बिकॉज बहुत लार्ज स्केल फीमेल फीटिसाइड हो रहा था। कोई बच्चा पैदा होता है हॉस्पिटल में, मानिए अगर मेल चाइल्ड हुआ तो पूरे परिवार वाले बड़ी खुशियां मनाते हैं और मिठाइयां बंटती हैं, और लड़की पैदा हुई तो सब चेहरे उतर जाते हैं कि जैसे बड़ी बड़ी ट्रेजेडी। इवन टुडे दिस इज द ट्रूथ, यू आर अ वेरी बैकवर्ड सोसाइटी। अभी भी फ्यूडलिज्म परसिस्ट कर रहा है सोसाइटी में, दिस इज द रियलिटी। तो मैंने आपको पहले बताया कि ये आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए कि व्हाई विमेन शुड बी गिवन इक्वालिटी, बिकॉज दे हैव द सेम इंटेलिजेंस as men, and wherever they were given opportunities they have proved that they could do as well as men. I gave the example of Madam Curie for example. लड़ाइयाँ आजकल जो लड़ी जाती हैं पहले औरतें नहीं लड़ती थी, आज तो आप देखिए अमेरिकन आर्म फोर्सेस में बहुत सारी औरतें हैं, जेट एयरक्राफ्ट उड़ाती है और मिसाइल फायर करने के लिए तो आपको एक कंप्यूटर का बटन दबाना है तो एक औरत भी दबाती है। तो लिहाजा women are coming into the armed forces. So far as your legal profession is concerned, मैं बताऊं आपको कि around 1930 तक legally women in India were not permitted to become lawyers. It was regarded a men's profession की बड़ा मारधार होता है इसमें, तो औरतों के लिए पढ़ाते हैं, बड़ी नाजुक होती हैं ये सब, तो they were not allowed. धीरे धीरे ये रिलैक्स हुआ, मगर फिर भी मैं बताऊं, मैं 1970 में मैंने वकालत शुरू करी इलाहाबाद हाई कोर्ट में 1970। उस वक्त एक ही लेडी लॉयर थी इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो रेगुलरली आती थी, उनका नाम था मिसेस रहमान। बीच बीच में कोई लड़की लॉयर गाउन बैंड पहन के आ जाती थी, कुछ महीने रहती थी, फिर गायब हो जाती थी। हम लोगों ने पूछा कहाँ गई, पता लगा शादी हो गई। तो यानी वो शी वाज वाइलिंग अवे